आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रेरणा मिली भारतीय संविधान निर्माताओं को और जिन बातों को भारत के संविधान में शामिल किया गया, वह मुख्य रूप से पहली जो सबसे प्रमुख चीज़ है वह है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। दूसरा है प्रस्तावना की भाषा। पहला समवर्ती सूची, दूसरा प्रस्तावना की भाषा और तीसरा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और चौथा है वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार तथा समागम की स्वतंत्रता। वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता के साथ संसद की यानी संसदीय विशेषाधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, इनकी शक्तियों का बंटवारा कैसे होने चाहिए, ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो एक बार फिर से सुने। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त बैठक कह सकते हैं, और चौथा जो है वाणिज्य, व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता के साथ आप जोड़ सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच की आपस संबंध, दोनों की शक्तियों का बंटवारा और पार्लियामेंट का विशेषाधिकार। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक बार ब्लैक बोर्ड पर नज़र डालें, फिर उसके बाद लेक्चर विस्तार से। एक बार ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान। भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं, उन प्रावधानों में पहला है समवर्ती सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, उनमें से एक समवर्ती सूची भी है। आर्टिकल 246 की धारा उपधारा 2 के तहत इसको भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां हैं, उसमें से एक सूची समवर्ती सूची है, आर्टिकल 246(2), जिसमें शिक्षा, वन, विवाह और तलाक आदि जैसे बातें हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो पहली बात कौन है? समवर्ती सूची। दूसरी बात, दूसरा जो प्रावधान है वो है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा संविधान के हमारे प्रस्तावना की जो भाषा है, जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल की जो विशिष्ट भाषा शैली है और उसकी भावना का विचार जो है, ये प्रेरणा हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। प्रस्तावना की भाषा हो गई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत शामिल की गई है, लिखी हुई है, ये व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगली है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 से 307 तक ये व्यवस्था शामिल की गई है। इसका मतलब होता है राज्य या देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य में या राज्य के अंदर कैसे व्यापार, व्यवहार या समागम की स्वतंत्रता, इसकी चर्चा आगे करेंगे।
अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, भाग 11 संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 तक ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो एक बार फिर से, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। कहीं कहीं आप देखेंगे ये दोनों एक साथ लिखा रहता है, ये दोनों एक साथ लिखा रहता है। मैं आपके अध्ययन की सुगमता के लिए, अध्ययन आसान हो इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो प्रावधान है वो समवर्ती सूची है। कौन है? समवर्ती सूची। अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और जो तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती का तात्पर्य यह है कि इसमें ऐसे विषय शामिल किए जाएंगे कि अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से इन विषयों पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। कहने का तात्पर्य, समवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। यानी यूँ कहें, समवर्ती सूची में शामिल विषयों में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं और दोनों मिलकर इस पे काम कर सकते हैं आपस में भागीदारी के रूप में। तो ये होता है समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय से शिक्षा को ले लो। शिक्षा पर राज्य सरकार अपने स्तर से भी काम करती है और केंद्र सरकार अपने स्तर से भी शिक्षा पे दोनों काम कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं। शिक्षा है, वन है, पर्यावरण से जो संबंधित चीज़ें हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर से काम करती है, अपना कानून बनाती है और केंद्र सरकार इस विषय पे अपना कानून बनाती है। कहने का तात्पर्य, चाहे शिक्षा हो, वन हो, विवाह हो, तलाक हो, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं। इन सभी विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कहीं कोई रुकावट या बाधा आड़ जाती है, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना अपना कानून बनाती हैं, दोनों के कानून कहीं बीच में आड़े आते हैं, तो उस समय एक बात नोट करें, उस समय जो मान्य होगा वो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का। अगर किसी विवाद की स्थिति आती है इसी समवर्ती सूची के किसी विषय पर, यदि राज्य और केंद्र सरकार में टकराहट होती है तो दोनों अपने अपने कानून बनाते हैं, तो उस टकराहट की स्थिति में मान्य किसका कानून होगा? केंद्र सरकार का होगा। ये विशेष परिस्थितियों के लिए है, टकराहट वाली स्थिति के लिए। तो ये तो रहा समवर्ती सूची। अब दूसरा जो प्रावधान शामिल किया गया वो है प्रस्तावना की भाषा। आप सभी को हमने पहले लेक्चर में बता रखा। आप लोग सोचेंगे सर प्रस्तावना की बात तो आपने बता रखा कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। हाँ, प्रस्तावना का जो विचार है ना वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, लेकिन प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा क्या होगी, इसकी विशिष्ट शैली क्या होगी, इसके विशिष्ट विचार जिसे कहते हैं भाव क्या होगा, ये सब प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना यानी उद्देशिका यानी प्रियम्बल में शामिल की गई है। ये प्रेरणा कहाँ से है? वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो याद रखना, प्रस्तावना का विचार कोई पूछे तो अमेरिका के संविधान से। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे, शैली पूछे, समझ रहे हैं ना, प्रस्तावना की भाषा शैली ये पूछे तो बताना इस उद्देशिका प्रियम्बल की जो भाषा है, शैली है, जो भाव है, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दूसरा हो गया प्रस्तावना की भाषा।
तीसरा है संयुक्त बैठक। अब देखिए, आखिरकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की नौबत कब आ गई भाई कि इसको संविधान में शामिल करना पड़ा? तो ऐसी स्थितियां जब कोई ऑर्डिनरी बिल आता है, कोई साधारण बिल आता है और उस साधारण बिल पर पार्लियामेंट के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों उस बिल पर सहमत न हो। आपको पता है बिल पहले लोकसभा में आता है, फिर यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में जब पास हो जाता है तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास वहाँ हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बनता है। तो लोकसभा से अगर कोई ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में चला गया और राज्यसभा इस पे राज्यसभा और लोकसभा इसको पास कराना चाहती है, राज्यसभा इसको पास होने नहीं देना चाहती, तो ऐसे साधारण बिल को समझिए, राष्ट्रपति के पास एक पावर दी गई है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास संयुक्त सदन की बैठक के लिए, दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 में, संविधान के अनुच्छेद 108 में ये पावर दी गई है भारत के राष्ट्रपति को कि ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके उस ऑर्डिनरी बिल पे चर्चा करके सर्वसम्मति से कोई एक आसान सा रास्ता निकाल सके। मतलब टकराहट की स्थिति में किसी भी साधारण बिल पर आने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और बैठक बुला करके ये पावर संविधान के अनुच्छेद 108 ने दे रखी है। कहाँ से प्रेरणा ली? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये हो गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है, बैठक क्यों होती है? जब दोनों में टकराहट हो। तो इसके लिए राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बैठा लेता है। जैसे होता है ना, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो कोई जो बड़ा होता है परिवार का वो दोनों को एक साथ बैठा के समझा लेता है। तो ठीक वैसे ही दोनों सदनों में टकराहट की स्थिति में किसी भी साधारण बिल पर भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, ये रहा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो भारत के अनुच्छेद 108 में है। अब अगला है वाणिज्य व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश के सभी राज्य एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाकर के वाणिज्य व्यापार या व्यवहार कर सकता है। भारत के सभी स्टेट आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरा स्टेट किसी अन्य स्टेट में, या कोई उस स्टेट से उस स्टेट, मतलब एक दूसरे स्टेट में जा कर के वाणिज्य व्यापार और अपने समागम मतलब व्यवहार रख सकता है। ये बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक शामिल की गई हैं भारतीय संविधान के भाग 12 में। कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट में जाके अपना व्यापार कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, समागम कर सकता है। ये लिखित में है, कोई स्टेट किसी स्टेट को रोक नहीं सकता। आपसी समझौते से एक दूसरे के यहाँ वाणिज्य व्यापार और व्यवहार कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक की बात नहीं है। एक स्टेट के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं अपने अंदर भी, एक स्टेट के अंदर भी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? व्यापार व्यवहार कर सकते हैं। यानी स्टेट के अंदर खुद और स्टेट के बाहर एक दूसरे स्टेट से क्या करने की स्वतंत्रता है? वाणिज्य की, व्यापार की और व्यवहार की। तो ये रहा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से प्रेरित है। अगला है राज्य और केंद्र के बीच में आपसी संबंध, शक्तियों का बंटवारा और पार्लियामेंट यानी संसद का विशेषाधिकार। अब देखो,
जो हमने समवर्ती सूची पढ़ी, ध्यान रखना, उसी से काफ़ी हद तक ये रिलेटेड है। कैसे? राज्य और केंद्र एक दूसरे के पूरक हैं। ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और लेकिन राज्य के पास भी अपनी शक्तियाँ संविधान ने दे रखी है। तो जो सूची होती है राज्य सूची, संविधान के 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं उसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है। तो संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, कानून लागू कर सकती है, फेर बदल कर सकती है। तो ये तो हो गया बंटवारा शक्तियों का। संघ सूची जितनी है उस पर केंद्र सरकार काम कर सकती है, केवल और केवल केंद्र। राज्य सूची के जो विषय शामिल किए गए हैं राज्य सूची में, उस राज्य सूची के विषय का जो मैटर होता है उसकी सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो इस तरह से केंद्र सरकार की शक्तियाँ अलग और स्टेट गवर्नमेंट्स की शक्तियाँ अलग। इसका भी बंटवारा वहीं से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब दोनों में आपसी संबंध की जब बात आती है तो वहाँ आप समवर्ती सूची को ले सकते हैं, यानी ऐसे सूची, ऐसे विषय जिन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं और उससे स्टेट का और सेंटर का दोनों का भला होता है। यानी केंद्र और स्टेट केंद्र के अंदर ही अधीन ही आता है, तो केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है कि उसके सभी स्टेट समान रूप से शिक्षा, चिकित्सा यानी जो भी मूलभूत विषय हैं सब में समान रूप से आगे बढ़ सकें। तो संघ विषय में, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे केवल राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती हैं, लागू कर सकती हैं, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तीसरा जो विषय समवर्ती सूची है, इस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बना सकते हैं, दोनों मिलके काम कर सकते हैं, दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा शेयर करके उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जो भी उस पर बजट आता है। तो अब इसी से एक बात आप समझ लें, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड है, शक्तियों का विभाजन भी काफ़ी हद तक इसी से रिलेटेड आप मान सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, ये भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक ये सारे विषय भारत के संविधान में लागू, अनुच्छेद 245 से 263 तक। अब देखिए संसदीय विशेषाधिकार, आपको पता है कि संसद के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी कानून को, किसी भी अनुच्छेद को संशोधित कर सकती है, पलट सकती है, बदल सकती है। यहाँ तक कि इवन अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, वो संसद से बने कानून को भी बदल सकती है, लेकिन अगर संसद पार्लियामेंट के पास ऐसा भी विशेषाधिकार है कि वो चाहे तो कोर्ट के फैसले को भी विशेष सत्र बुला करके सदन में चर्चा करा करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल सकती है। तो ये है विशेषाधिकार पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में लोकसभा का एक विशेषाधिकार हम आपको और बता दें कि जो वित्त पर कानून बनाने की बात होती है ना, वित्त पर जो कानून बनाने के होते हैं, वित्त से संबंधित, रुपए पैसे से यानी वित्त से संबंधित जो भी कानून होता है वो केवल और केवल लोकसभा बना सकती है, राज्यसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा से पास कर दिया गया और राज्यसभा में भेज दिया गया, राज्यसभा चाह के भी वित्त विधेयक को रद्द नहीं कर सकती, बहुत करेगी तो केवल 14 दिन की देरी कर सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने किसी भी वित्त विधेयक पर अगर अपनी सहमति नहीं दिखाई, पारित नहीं किया, तो लोकसभा के पास ऐसा विशेषाधिकार है कि 14 दिन के बाद स्वतः ही वित्त विधेयक
पारित माना जाता है। तो इतना विशेष अधिकार पार्लियामेंट के पास संविधान में दिया हुआ है, समझिए बात को। तो इस तरह से एक बार पुनः सुन लें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या शामिल किया गया। तो सबसे पहली चीज़ समवर्ती सूची, दूसरा प्रस्तावना की भाषा, तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, चौथा है वाणिज्य व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, पांचवा और जोड़ सकते हैं इसी के साथ, चौथे के साथ भारत के केंद्र और राज्य के आपसी संबंध, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा और संसद का विशेषाधिकार, ये बातें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक छोटा सा ट्रिक हम बता रहे हैं आपको याद करने के लिए, देखना यहाँ ट्रिक हमने लिख रखा है। आ सब संसद में एक साथ बैठ, अगर और भी छोटा करना चाहें तो लिखें आ सब साथ बैठ, आ सब साथ बैठ। आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, सब में स और ब को अलग कर दो, ठीक है। तो आ से ऑस्ट्रेलिया, स से समवर्ती सूची और स से समवर्ती सूची, अ से ऑस्ट्रेलिया, स से समवर्ती सूची और व से व्यापार वाणिज्य और समागम, वाणिज्य व्यापार और समागम, और बैठ से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो फिर से सुन लें, आ सब संसद में एक साथ बैठ, ये सेंटेंस याद कर लो, आ संसद में सब एक साथ बैठ। इसमें तीन शब्द पकड़ लो, आ सब साथ बैठ, ये चार शब्द पकड़ लो। तो आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, स और ब को अलग कर लो, आ से ऑस्ट्रेलिया, स से समवर्ती सूची, ब से व्यापार वाणिज्य और समागम, साथ बैठ से हो गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसदीय विशेषाधिकार, और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान का ये ट्रिक है। आ सब संसद में एक साथ बैठ। बाकी आप ब्लैक बोर्ड पे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगले वीडियो में क्या सुधार करना, क्या जानकारी छूट गई, ताकि आप सभी को एक बढ़िया सा नॉलेजफुल ओवरऑल लेक्चर आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। 30 सेकेंड आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दें।